यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान को शुरू से ही खतरात थे, सख्त सिक्योरिटी खतरात थे। मसला कश्मीर आज तक लिंगरान हो रहा है और मसलसल भारत के साथ पाकिस्तान का तनाज़ा चला आ रहा है। हमने जंगें भी देखी अपनी तारीख में, 1965 की जंग, 1971 की जंग, कारगिल की वॉर थी। लेकिन अभी हाल ही में मई में पाकिस्तान ने फैसला कुन वार किया, पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया और पाकिस्तान ने भारत का गरूर मट्टी में मिला दिया। और इस सारे सफ़र में पाकिस्तान के साथ अजीम दोस्त चीन खड़ा रहा। ये हमारे अभी आंखों देखा हाल है कि 6 मई से लेकर 10 मई तक जो कुछ हुआ, चीन के तामुन से तैयार करदा JF-17 थंडर हों, J-10C हों या वो मिज़ाइल सिस्टम हो जिसने दुश्मन के सबसे कीमती एसेट्स यानी राफ़ेल गिराए। तो आज यौम आज़ादी के हवाले से मैं कहूँगा कि चीन के साथ पाकिस्तान का तामुन जो रहा और पाकिस्तान के साथ चीन ने दोस्ती निभाई, आज का ये प्रोग्राम हम इसी पे फोकस करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर CPEC प्रोजेक्ट्स जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की में मामन साबित हुआ है, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से नुमाइंदा शख्सियात के साथ भी बात करेंगे जो कि CPEC प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत शुक्रिया सर। CPEC पे हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। हम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो क्लोज़ पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहें, बल्कि जैसे कहा जाता है कि हायर दैन हिमालयाज़, आप क्या कहेंगे सर ये इन फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव? CPEC की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, न सिर्फ पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात के हवाले से बल्कि रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से भी। CPEC मेरी नज़र में एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की माशी तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के एजेंडा को आगे बढ़ाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये रीजनल प्रॉस्पेरिटी को भी फुली कंट्रीब्यूट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि आने वाले वक्त में इसको अफ़गानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये भी उसकी एक बड़ी अहम डायमेंशन है। भारत से जंग जीती और पाकिस्तान की अफवाज ने बहादुरी से मुकाबला किया, कौम ने साथ दिया। वहाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ के साथ जो हमारे डिफेंस प्रोडक्शंस हैं या चाइनीज़ असिस्टेंस जो थी, पार्टनरशिप थी, वो कितना डिसाइसिव आप समझते हैं? जो हमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इस तनाज़े में हासिल हुई, ये हमारी तमाम कौम की मुश्तरका काविशों की मरहून मिन्नत है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ताईद इसमें शामिल थी। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सफारती, अस्करी और इंफॉर्मेशन के मैदान में एक मुकम्मल तौर पे डोमिनेंस हासिल रही और उसमें हमारे दोस्तों का बहुत, उनकी हमायत का और उनकी तायीद का भी बहुत बड़ा दखल था। और हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीन के साथ जो दफ़ाई ताउन बढ़ाया है और ख़ास तौर पे चीन की जो टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की थी उसको हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया और उससे बड़े अच्छे नताइज निकले जिन्होंने एक मरकज़ी किरदार इस आउटकम में प्ले किया। जो चीन और पाकिस्तान की तारीख़ी दोस्ती है, जो कारोबारी हवाले से और आलिया जो पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की गई, तो उस हवाले से चीन का किरदार मज़ीद उसमें हमारी दोस्ती मजबूत चट्टान की तरह सामने है। और यकीनन चीन ने हर मुश्किल वक्त में, हर मोड़ पे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को एक हमसाये के हवाले से नहीं देखा है बल्कि एक भाई की नज़र से पाकिस्तान की सपोर्ट किया है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी इदारे, तमाम आइनी इदारे महफूज भी है, एक पेज पर भी है और इंशाल्लाह एक पेज पे रहेंगे। CPEC समेत गवादर पोर्ट हो या हमारे रिकॉर्डिक हो या हमारे मिनरल्स हो, लोगों की ग्रास रूट लेवल पर मशावरत तो ज़रूरी है, मगर तरक्की और खुशहाली का ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का, चूँकि कौमी दिन है, 14 अगस्त है, उस हवाले से हम सब का पैगाम
तिजारत के हवाले से एकजुटी और खुशहाली पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान के कानून, जमहूरियत की बालादस्ती से ही पाकिस्तान की चीज़ें आगे बढ़ेगी, तरक्की खुशहाली की। और यकीनन चीन का जो सीपेक का मंसूबा है वो भी इसी जज्बे और वलवले से, एकजुटी से आगे बढ़ेगा, आवाम की ताकत से बढ़ेगा। आज यौम आज़ादी पर जिस तरह चीन और पाकिस्तान की पार्टनरशिप ने एक तारीख़ी फ़तह दी पाकिस्तान को, शायद भारत ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, तो इस पाक चीन दोस्ती के फ्रूट्स के बारे में आप क्या कहेंगी? देखें, कोई भी दफ़ाई कामयाबी उसकी हकीकत यही होती है कि दोनों आवाम के दरमियान और दोनों हुकूमतों के दरमियान एक इस किस्म की एतमाद की फ़ज़ा पाई जाए जिससे इक़्तिसादी तरक्की दोनों के लिए एक मुश्तरका ख्वाब बन जाए। पाकिस्तान जो है सी पैक के बारे में संजीदा है। एक दूसरा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर ये कलीदी किरदार अदा करेगा। तीसरा ये कि जिसका नया फ़ेज़ है जो B2B, उसमें जो आपको दर हकीकत इस्तिलाहात चाहिए कानूनी सतह के ऊपर, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि बावजूद इसके कि जो भी चैलेंजेस हैं, इस वक्त हम तरक्की की राह पे गामज़न हैं। और ये कि दोनों तरफ से एक बहुत अहम और संजीदा मैसेज है, वो ये कि सी पैक इस खित्ते के लिए और इलाकाई ताकत के तवाज़ुन के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। तो आज में मौजूद बहुत से दोस्तों ने लुत्फ़ का दौरा किया था और आप तो जानते हैं कि रमज़ान साल जी का 14वीं कौमी सालाना जज्बात का आखिरी साल है। इस सफ़र का जायजा ले लें तो चीन की मुआशरत की कुल हजम 10 अरब युआन से ज़ायद है और रमज़ान साल तो 14 अरब युआन तक पहुँचने का मुतवक्को है। और इसका मतलब है जो इजाफा है जो चीन की मुआशरत हजम में, वो दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी हजम से भी ज़्यादा है। हम यकीन है कि चीन की तरक्की के साथ साथ जो सियाहती तामीर के लिए जो नहायत अच्छी सहूलत फराहम करेगा। और जैसा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि हम अपने मुल्क को तरक्की करना नहीं चाहते, बल्कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ तरक्की को हासिल करना चाहते हैं। 首先，当然，我们希望同我们铁杆朋友巴基斯坦一起来实现现代化。 नादरीन, एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए चाइना एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, जिन्होंने सी पैक को अपने हाथ से प्रॉप अप किया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी आया मई वाली जंग में, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चीन के ताउन ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये जो मार्का हक था इसमें तो हमने साबित कर दिया और चीन ने भी साबित कर दिया कि ये दोस्ती जो है कितनी मजबूत है। ये जो सी पैक का मेन कॉन्सेप्ट, वैसे तो सारे प्रोजेक्ट्स और ये हमें डिटेल्स पता है, तफसील पता है हमें, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान और चीन को करीब लाना, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन बढ़ाना। इसमें दो जो वाक़यात हैं वो बड़े अहम हैं तारीख़ी लिहाज से। हुआ ये था कि तकरीबन 1956 में, आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान मगरबी अलायंस का हिस्सा था, तो उस वक़्त जब हमारी वो दोस्ती बढ़नी शुरू हुई तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग साहब ने अपनी गवर्नमेंट को हिदायत दी कि देखिए पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुकात बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ए साउथ वेस्ट विंडो फॉर चाइना। तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के जहन में उस वक़्त से कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और तारीख़ी चीज़, कि जब सदर अयूब साहब हमारे साबिक सदर चीन गए तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग ने कहा, और ये 10 साल के बाद हो रहा है, पहले 56 फिर 66, जब वो गए तो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग साहब ने उनसे कहा कि हम पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक सड़क क्यों ना बनाएं। तो सदर अयूब साहब इस चीज़ के लिए तैयार ही थे। उन्होंने कहा ये सड़क कैसे बनेगी, तो बीच में तो हिमालयाज़ हैं और हिंदू कश है और ना हमारे पास इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं है। उस ज़माने में ज़ाहिरी बात है चीन भी बड़ा पीछे था, गरीब था और हमारी भी इस्तात इतनी नहीं थी। तो माओ ज़ेतुंग साहब ने ये कहा कि देखिए अगर हम ये फ़ैसला कर लें और जॉइंटली बनाएं तो हम बना लेंगे। तो ये फ़ैसला उस वक़्त हुआ और ये जो कराकोरम हाईवे, फ्रेंडशिप हाईवे, ये उस वक्त बननी शुरू हुई जिसने 12-13 साल लिए। तो मेरा मतलब है कि ये जो सी पैक है
it is the realization of that original concept of connectivity between Pakistan and China, اور اس کے ثمرات جو ہیں اب آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے. CPEC, in my eyes, as I see it, is more than a corridor, because China and Pakistan, we not only share a border, but we also share mountains. We also share rivers. We share dreams and aspirations and hopes for a more prosperous future of this region, and for a future which brings along with it prosperity for the people of this region, in terms of their livelihood, in terms of safety and security, in terms of development. So the way I see CPEC as part of the One Belt, One Road initiative, and the way the current leadership, His Excellency President Xi Jinping, has taken this initiative forward in multiple aspects, I think that's quite commendable. سی پیک کی بات ہوئی, پاکستان چائنا کی بات ہوئی, سی پیک کی توسیع ہو رہی ہے, اب تو اس ریجن کو شاید بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں سی پیک رائٹلی اس کو گیم چینجر کہا جا سکتا ہے چیلنجز کے باوجود, اور ان چیلنجز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لانچ یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں پھر پاکستان کی جو ٹیک آف ہے اکنامکلی, ٹیکنالوجیکلی, وہ کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں بھی پاکستان نے اپنی پوری ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو میرے نزدیک جو سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں, جس میں پہلا تو مرحلہ تھا انفراسٹرکچر لے کرنے کا, جس میں روڈ ہیں, ریل ہے, پاور پلانٹس ہیں, یعنی اب شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے پاس اس وقت پاور سرپلس ہے, تو اس لیے اب جو اگلی سٹیج ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی ہے. اور جب اسپیشل اکنامک زونز فعال ہو جائیں گے تو یقیناً اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ عام پاپولیشن تک پہنچے گا. کیونکہ اس وقت ہم جو پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی کا ہے. جو انڈسٹریلائزیشن کا جو سلو پیس ہے اس میں پاکستانی ٹرینڈ مین پاور چاہیے خصوصی انڈسٹریز کے لیے, تو اس میں بھی چائنا نے پاکستان کے لیے بڑی مدد کی ہے اور ابھی کر بھی رہا ہے, اور ہمارے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں ان اسپیشل کرافٹس کے لیے. تو میرے نزدیک یہ ہے. اور سنس آئی کم فرام بلوچستان میں جو ہے چونکہ اس کا رقبہ بڑا ہے, آبادی کم ہے, تو اس لیے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی پیس ہے وہ آبادی کی بجائے رقبے کے لحاظ سے ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں سی پیک اس معاملے میں بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب ریسرچر بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, اور بڑا اس چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ پاک چائنا کا جو یہ سی پیک ہے یا فرینڈ شپ ہے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ مے میں بہت اس کا میں فائدہ ہوا ملٹری سیکٹر میں, اسی طرح اکنامک سیکٹر میں مزید فائدہ ہوگا. اور سب سے زیادہ اس پروگرام میں جو مجھے چیز نظر آئی, ایک آپٹمزم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی, ناٹ ہماری طرف سے بھی اور چائنیز کی طرف سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے یہ خصوصی شو ہے, اور ہم 14 اگست یوم آزادی کو اس لیے یہ شو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں جس طرح پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی, اس میں چین کا ایک یقیناً پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے. ساجد خان صاحب بلوچستان سے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ جو سی پیک پہلے چلا, روڈ نیٹ ورکس بنے, فاصلے کم ہوئے, آپ نے کیا آبزرو کیا, کیسے آپ نے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ترقی دیکھی؟ سی پیک صرف ایک روڈ نہیں ہے یا روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, اٹس اے بیکن آف ہوپ فار بلوچستان. اٹس ہیز گیون اس اے نیو لائف. صرف یہ روڈ کے اوپر کنیکٹیوٹی نہیں ہے, اس کنیکٹیوٹی کے اوپر ہمارے پاس پاور انفراسٹرکچر آیا ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے یونیورسٹیز کا جال بچھا ہے, اویئرنیس آئی ہے. یونیورسٹیز پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بلوچستان کے لاتعداد بچے جو ہے چائنا میں پڑھ رہے ہیں. بائی اون سن ہیز گریجویٹڈ فرام ووہان اور چائنیز کمپنی میں ہی کام کر رہے ہیں. تو اس چیز نے ایک اویئرنیس تھی, بے روزگاری ختم ہوئی, لوکل انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اس سے جو ہے نا ایک سیلف اسٹیم پیدا ہوئی کہ جی ہم جو ہے نا اب
पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मजबूती से अपने आप को पहचान दे रहे बजाय एहसास मरूमी के। हसीब जंजुआ साहब ऑरेंज ट्रेन से वाबस्ता हैं लाहौर में, आप फरमाइए ऑरेंज ट्रेन से आम पाकिस्तानियों को लाहौर के जो मुसाफिर हैं जो सफ़र करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा? ऑरेंज लाइन मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम एक ऐसा इब्तदाई और जद्दत से भरपूर टेक्नोलॉजी याफ्ता मंसूबा है। चीन के ताउन से इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का वजूद अमल में आया जो इससे पहले हमारे मुल्क में मौजूद नहीं थी, और ये बात इसका मुंह बोलता सबूत है कि CPEC ना सिर्फ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचों की तामीर का नाम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की फरोग और उसकी मुंतकली के लिए भी किरदार अदा कर रहा है। डॉक्टर निज़ामुद्दीन, आप फरमाइए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तावन हुआ चीन पाकिस्तान का, कुछ एग्री प्रोडक्ट्स भी चीन जा रही हैं, कर्टसी ये सारा जो तावन चला, आप कैसे देखते हैं इसको? चीन जो है चिली से $2.5 बिलियन की ट्रेड करता है, वहाँ से चेरी इंपोर्ट करता है, जबकि हम GB के लोग बिल्कुल उसके हमसाए में हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम ये $1.5 बिलियन की चेरी चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चेरी जो है GB में बड़ी अच्छी होती है और आला क्वालिटी की होती है। यानी गिलगित बल्तिस्तान के फार्मर्स 1.5 अरब रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे चाइना को, सिर्फ एक प्रोडक्ट की। मैं पाइन नट की बात नहीं करता हूँ, वालनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे एप्रिकॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चेरी की बात कर रहा हूँ जो चाइना इंपोर्ट करता है चिली से $2.5 बिलियन की, जबकि इतनी ही चेरी हम GB में प्रोड्यूस करके चाइना को दे सकते हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम गिफ्ट दे देंगे चाइना। फार्मर इनकम आएगी, खुशहाली आएगी। डॉक्टर अमारा साहिबा, आप अभी चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग करके आई हैं, ये फरमाइए कि उस ट्रेनिंग का आपके जो प्रोफेशनलिज्म है उस पे क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं? रिसेंटली मैं अभी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग अटेंड करके आई हूँ चाइना में फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स। This was the initiative taken by Prime Minister of Pakistan and it was the very first initiative जो कि 2 countries के दरमियान में लिया गया। The main motive of this training was to get new technological ideas, business ideas regarding agriculture and livestock। तो वहाँ पे हमारी जो 3 months की ट्रेनिंग में हमने जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी सीखी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक, सो वी आर 2 weeks that we are back, so इंशाल्लाह we will try कि जो वहाँ पे सीखा यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारा जो लाइवस्टॉक सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान GDP, तो हम उसको इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह विल होप फॉर द बेस्ट। मोहम्मद अशफाक साहब, आप पाकिस्तान बिजनेस फोरम KP के सदर हैं, आप ही के पेशावर नौशहरा में राशाकाई CPEC का जोन बन रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उस जोन की वजह से लोगों की जिंदगी पे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है? CPEC में हम वाहिद हैं, राशाकाई जिसको कहते हैं जी जी, वो हमने एक मतलब आपको ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई कुछ हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, अल्लाह के फजल से, और वो बड़ा एक मतलब सैनिशोर प्रोजेक्ट है CPEC का। ये एक मैं समझता हूँ एक मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, देखिए ना, जब ये चीज डेवलप होगी तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो हमारा चतराल का रूट है, तो चतराल के रूट से रशिया और सेंट्रल एशिया हमारे साथ आके अटैच होता है, और उसका जो ड्रॉप होता है वो इधर ही होता है। अभी जो फैसला हुआ कि CPEC को एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, इसका आपका रीजन ही आगे कनेक्ट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सारे यही तो मैं कह रहा हूँ आपको ना, देखे ना, अफगानिस्तान से आप हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अफगानिस्तान से हमारी अपॉर्चुनिटी बनती है, एक हमारी सेंट्रल एशिया से खुद बनती है, जो कि ताजिकिस्तान है। आपने वावा खान का नाम सुना होगा, इस हार्डली 30 किलोमीटर का एरिया है उसको, और हार्डली उस पर चाइना का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने वर्क शुरू किया हुआ है, और अभी रिसेंटली हमारा अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। तो ये तो वो चीज़ है कि जो से मैं कहता हूँ कि एक सोने की कान है, और ये तो अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बड़ी लॉटरी निकाली है, मैं तो ये कहूँगा। और आई डोंट नो कि अलग ये थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए, ये है। और सर्टेनली ये होगा। आसिम खान नियाजी साहब, प्लानिंग कमीशन के आप स्पेशल असिस्टेंट हैं,
बिजनेसमैन तो कहे गए बिजनेस फोरम के चेयरमैन है KPK के ये सोने की कान है, लॉटरी है, लेकिन ये फरमाइए कि इस CPEC 2 का अब शुरू होना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी कह रही है, तो ये कैसे फर्दर पाकिस्तान को डेवलप करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, आप क्या देखते हैं? मेरे नज़दीक CPEC जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर था। ये उस वक्त आया पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की प्रोफाइल दुनिया में बहुत परागंदा थी और दुनिया पाकिस्तान को एक जो है टेररिज्म जो हब है उसके तौर पे समझ रही थी कि ये टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन है कि जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी इधर आके सेंचुरीज जो है वो ऑपरेट कर लें। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई $1 तो दरकिनार 1 सेंट लगाने के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ उसमें $40 अरब की इब्तदाई जो खतीर सरमायाकारी थी उसका ऐलान हुआ और इसका ऐलान होते ही पूरी दुनिया की आंखें जो है वो उस वक्त जो है वो हो गई कि वाह ये क्या हो गया। पाकिस्तान को तो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी की आमाजगाह है, यहाँ पे तो मामलात उलट हैं कि चाइना जैसा मुल्क जो बहुत क्लोज है पाकिस्तान के और यकीनन क्लोजली मॉनिटर भी करता होगा, उसने यहाँ पे क्या देख लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक जो है वहाँ से सफारतकारी में जो है वो एक तहर्रुक सा आया और पाकिस्तान के साथ रवाबित हुए कि हम भी CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यहाँ से आपके लिए बुनियादी तौर पे रास्ते खुले, रास्ते वाह हुए इसके लिए सरमायाकारी के लिए, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए। और अब जो आपने बात की कि इसका सेकंड फेज, तो सेकंड फेज जो है बुनियादी तौर पे जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका एक इब्तदाई तौर पे स्पेड वर्क आप कह सकते हैं इस लिहाज से कि आपके यहाँ जो है जब सरमायाकारी होती है उसके लिए कुछ इम्पेडिमेंट्स थे। एक तो आपके यहाँ जो है वो आपने देखा कि हम लोग खुद से कोई पैसा लगाने की पोजीशन में उस वक्त नहीं थे और ना ही हमारे पास कोई सरमायाकारी बाहर से आ रही थी। हमें जो है ज़र मुबादला के ज़खायर का भी सामना था, हमारा रुपया जो है बहुत ज़्यादा दबाव में था और हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा टमक टोइयाँ मार रही थी। तो उसके बाद यकदम जो हमारी इकोनॉमिक प्रोफाइल में भी बेहतरी आई और उसके नतीजे में दुनिया की नज़र में पाकिस्तान जो है एक डेस्टिनेशन बना सरमायाकारी के लिए। अब जो है उसमें हमने जो उसके 5 पिलर्स तय किए थे, सबसे पहला था कि हम रोड नेटवर्क जो है और रेलवे नेटवर्क उसको जो है वो ठीक करें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने बड़ा आसान सा फार्मूला अपनाया जो पाकिस्तान के लिए भी वाइबल था और चाइनीज पार्टनर्स के लिए भी कि ईजीएस्ट फर्स्ट मिसिंग लिंक्स जो है वो इजीएस्ट हैं, सबसे पहले उनकी तामीर की जाए, फिर नया रोड जो है आपके सामने मगरबी रूट के हवाले से जो बहुत ज़्यादा जो वो प्रोपेगेंडे भी हुए लेकिन मगरबी रूट बन के रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के जो वो किनारे आपने देखा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये सारा सो नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा था वो भी CPEC ने, पाक चाइना कोऑपरेशन ने उसको भी नेगेट कर दिया, टोटली डिस्पेल कर दिया। फिर जो वो सेकंड फेज की आपने बात की तो इसमें मैं सिर्फ इतनी सारी बात कहूंगा कि जी उसका सिलसिला और ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल कैसे है कि पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपका कोऑपरेशन चल रहा था, अब जो है बिजनेस टू बिजनेस है, यानी जितने लोग जो है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं खुद पाकिस्तानी, उनके लिए मौके चाइना ने ओपन किए कि आप आए चाइना के अंदर से अपने बिजनेस पार्टनर ढूंढें और पाकिस्तान के अंदर आप आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सरमायाकारी तावन एक्सपेंड हो गया। यकीनन पाकिस्तान में नादरीन इससे खुशहाली भी आएगी, पाकिस्तान में तरक्की भी होगी। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं मेहमानों के साथ अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से ये खसूसी शो है और हम 14 अगस्त यौम आज़ादी को इसलिए ये शो आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी उसमें चीन का एक यकीनन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। साथ साथ CPEC पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन में जो किरदार अदा कर रहा है वही आज का हमारा थीम भी है कि CPEC इन माई आइज़। और जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सब CPEC से बेनिफिट भी ले चुके हैं और किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड भी हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हसीब जंजुआ साहब ये फरमाइए कि आपने ऑरेंज ट्रेन के बारे में तो बता दिया हमें, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि जो इसका लोगों की ज़िंदगी पे एक जनरल इम्पैक्ट पड़ा है, आपने तो कोई स्टडी भी की है, क्या फाइंडिंग्स नज़र आई हैं आपको? तकरीबन 75,000
روزگار کے مواقع عوام کو فراہم 75,000 job opportunities from Orange Train. Yes. And it gives me immense pleasure to say that Orange Line in a mere of 4 years, 4 سال کے کثیر عرصے میں ہم نے 25 کروڑ which is like 250 million passengers کو safely اپنی destination پر پہنچایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ with regards to our studies assessing the socio-economic impact of Orange Line on the public, on the businesses and on the environment, تقریباً 92% businesses ایسے ہیں اورنج لائن کوریڈور کے اطراف جو یہ کہتے ہیں کہ اورنج لائن کے فٹ فال انکریز ہونے سے ہمارے بزنس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے. ساجد خان صاحب، فردر کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سے چین کی دوستی سے ہم زیادہ مستفید ہو سکیں؟ پہلے ہمارا ڈاکٹر کہتا تھا مریض کو کراچی لے جاؤ. اچھا. آج چائنا ہاسپٹل ہے گوادر میں. پہلے ہمیں ٹریول کرنا پڑتا تھا کوئٹہ یا کراچی کے لیے جہاز سے جانے کے لیے. آج گوادر میں ایئرپورٹ ہے. تو سی پیک ان مائی آئیز جو ہے نا یہ روڈ ٹو پراسپیرٹی ہے بلوچستان کے لیے، لائف لائن ہے. یہ ہماری لائف کو اور چینج بہتر کر سکتا ہے. ہمیں جو ہے نا سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ سینس آف شیئرنس بھی چاہیے اس کے اندر. ہمیں یہ جو تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے سی پیک، اس نے ہمیں ایک اور چیز دی ہے کہ رائٹس کے ساتھ جو ہے رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ آپ کو ایبلٹیز چاہیے. تو ہم نے اپنے ملک کے صوبے میں لوگوں کو اتنا ایبل کر لیا ہے کہ اب ہم ان پروجیکٹس کے اندر حصہ دار بن سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ صرف بلوچستان میں زندگی تبدیل نہیں ہوئی بلکہ پورے پاکستان میں اس کا امپیکٹ آیا ہے. ڈاکٹر نظام الدین صاحب، آپ ایگریکلچر سیکٹر کے آپ ڈائریکٹر ہیں وہاں جی بی میں. آپ نے چیری کا بتایا، میں تو حیران ہوا کہ 1.5 بلین روپیز ایکسپورٹ ہوگی چائنا کو اور فارمرز کو فائدہ ہوگا. لیکن باقی جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، چائنا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان ایگریکلچر فیلڈ، ہم ان سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی جو ہے چائنا کے پاس اچھی ہے، وہاں سے ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے گی اور ہماری پیداوار بڑھے گی اور ہماری جو چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی اسی سی پیک کے ذریعے سے. پہلے جب یہ شاہراہ ریشم سے ہم صرف پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اب یہ سی پیک سے ہم ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور ہمارا جو ایگریکلچر جو ہے، چیری ہے، والنٹ ہے، پائن نٹ ہے، یہ ساری دنیا میں یہ اس کی وجہ سے پھیل جائیں گے اور ہماری مارکیٹنگ صحیح ہوگی. سو اسکوپ بڑھے گا، انکم بڑھیں گی. عاصم خان نیازی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. واٹ آر دی چیلنجز دیٹ سی پیک از فیسنگ؟ You know, the first and foremost challenge we are facing is terrorism. And we all know that it's not just homegrown terrorism as is the propaganda generally we hear about. Rather, it is sponsored terrorism. This is the first and foremost challenge. Then we have issue of political stability and continuity of policy. If you go back in early days of Pakistan, since that till now, the biggest dilemma which Pakistan is facing, that is political continuity, political stability and continuity of policy. And this is the biggest hindrance that even external investors, even individuals, they are reluctant because they don't know that their investment is safe for future, or maybe the new government comes and they simply deny it. Then the third challenge, which I think that is we need to continuously reform our governance structure. Governance structure that should bring transparency. This will, repose trust, and investors will come with more excitement when it comes on investing in Pakistan. So these are the core challenges. Very rightly said, sir. محمد اشفاق صاحب، نیگیٹو پروپیگنڈا بھی بڑا ہوتا ہے. مختلف جو فورن میڈیا ہے وہ سی پیک کے خلاف لکھتا بھی ہے، تو اس کو کیسے ڈسپیل کیا جائے، ختم کیا جائے، ایروڈ کیا جائے؟ اصل میں یہ انیشیٹو لیا تھا چائنا نے، اور اس وقت دنیا کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ علاقہ اتنا کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، یا یہاں پر اتنی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بلڈ اپ ہو سکتی ہے. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تو مطلب پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی ایک قسم کا دہشت گردی ہے اور یہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو باقاعدہ پلانٹڈ دہشت گردی ہے. میرا جو علاقہ ہے ادھر تو 3 کنٹونمنٹس ہیں آرمی کی، اور میری آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہماری فوج کی کیا پوزیشن ہے.
تو ادھر تو ہم اس معاملے میں بڑے اسٹرانگ ہیں. ابھی تک کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی ان کے ساتھ, لیکن جیسے انہوں نے کہا پروپیگنڈا ہے اور ان کو خوف ہے. یہ آپ کی بات بڑی درست ہے, اور اسی وجہ سے چین اور پاکستان مل کے جیسے افغانستان تک اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر امارہ صاحبہ, اب سیکنڈ فیز کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, آپ نے تو چائنا میں ٹریننگ بھی لی ایگریکلچر کی, سیکنڈ فیز میں ایگریکلچر پہ خاصا فوکس ہے, آپ ادھر سے کچھ سیکھ کے آئی ہیں, ایکسپوئر ہوا ہے, تو ایگری پروڈکٹ میں, ایگری ییلڈ میں, یا ایگریکلچر سیکٹر ان ٹوٹل, پاکستان کی تو 70% آبادی ایگریکلچر سے وابستہ ہے, کیا فائدہ ہوگا چین اور پاکستان کے تعاون سے؟ سی پیک فیز 2 اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو ایگریکلچر لائف اسٹاک سیکٹر کو انہوں نے جو اپنی سراؤنڈنگ میں لیا ہے, بیکاز جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک دے آر دی بیک بون آف آر اکانومی. سو وہاں سے جو ہم لوگ ٹریننگز اور 1000 کیونکہ یہ ایگریکلچر گریجویٹس نے جانا تھا, 300 جا کے ٹریننگ لے کے آئے ہیں, اینڈ وی آر دا ماسٹر ٹرینرز ناؤ. سو ہم یہاں پہ آئے ہیں, آگے ٹریننگ امپارٹ کریں گے یہاں پاکستان. یس بالکل ایگزیکٹلی. سو دیٹ از دا تھنگ کہ جو ہم لوگوں نے وہاں پہ